हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा टेस्ट सीरीज पार्ट 9 के बारे में। इससे पहले हमने इस सीरीज में 8 पार्ट्स बना दिए हैं। अगर आपने वो 8 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और 16 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट है। हम कोशिश करेंगे कि 16 जुलाई तक 9th और 10th के एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस पे हम डेली कल से कवर अप करते हुए चलें। आज हम बात करेंगे 9th क्लास के लेसन नंबर 3 परमाणु एवं अणु टॉपिक के बारे में, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा लेसन कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपने लेसन पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चंस के माध्यम से अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं या आपको कितनी ज़्यादा पढ़ने की फिर आवश्यकता है। और रिवीजन फैक्ट के रूप में भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। अब हमारे लेसन का नाम ही है क्या, परमाणु एवं अणु, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, ये बेसिक सी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। परमाणु के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है जो कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है तथा परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु विभाज्य कण होता है और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो ये तो हो गया हमारा एटम। परमाणु क्या होता है, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है तथा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों ऑक्सीजन, ये ओ जो है, ओ क्या है, ये हमारा एक परमाणु है। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी क्या है, हमारा एक परमाणु है। मैं बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी हमारा क्या है, एक परमाणु है। तो परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है जो कि कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रह सकता है। तो ये हमेशा किसी के साथ साथ में बॉन्डिंग बनाने का प्रयास करता है। इसी कारण हम कहते हैं कि कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु किससे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, यानी कि परमाणु जो होता है हमारा विभाज्य कण होता है, अभी कह सकते हैं। वैसे आगे जब आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा होगा। डाल्टन ये कहते हैं कि परमाणु अविभाज्य कण है, परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो परमाणु क्या है, विभाज्य कण है और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर में लगभग लगभग इसका आकार होता है। और परमाणु के खोजकर्ता के रूप में डाल्टन को जाना जाता है। कि परमाणु की खोज किसने की थी, डाल्टन को परमाणु के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। लेकिन डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया था उसमें उसका एक पॉइंट गलत हो गया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, बल्कि ये पॉइंट उसका गलत हो गया था, बाद में जाके चीजें हट गई थी। फिर सबसे पहले हम इसमें परमाणु में पढ़ते हैं कि परमाणु शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं डायरेक्टली लिखा गया भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद। देखिए दोस्तों, साइंस जब भी हम परमाणु या अणु के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें रासायनिक वैज्ञानिकों से पहले दार्शनिकों के द्वारा इस पर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी, उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो परमाणु आपने पढ़ लिया। अब परमाणु के बाद में दूसरा टॉपिक आपका अणु, अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स। तो परमाणु से मिलकर ही हमारे क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। अणु क्या होता है, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अभी तक हम एक सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, ऑक्सीजन परमाणु है। अब वहीं पे मैंने आपसे कह दिया O2, ऑक्सीजन गैस के बारे में बात कर दी। मैंने कहा यहाँ पे H2 कर दिया, H2 गैस के बारे में बात कर दी। तो H2 और O2 क्या है, ये हमारे अणु हैं, यानी कि दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है तथा अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और अणु परमाणु से मिलकर बने रहते हैं। ये चीज़ें आपको डायरेक्टली याद रखनी है। ठीक है, यानी कि परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं और अणु में ही क्या हमारे तत्व, यौगिक, ये सब कुछ हमारे यहाँ पे मजबूत मौजूद रहते हैं। अभी हम आगे जाके बात करेंगे कि ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है, आणविकता कितनी है, फास्फोरस की कितनी है, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो परमाणु और अणु, ये दो छोटे छोटे जो टॉपिक्स जो थे आपके कवर अप लगभग लगभग हो गए होंगे। अब हम दोस्तों क्वेश्चन फॉर्मेट में बात करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों महर्षि कणाद, पकुधा, कात्यायमा ने किसको परिभाषित करने का प्रयास किया था। तो परमाणु को परिभाषित करने का प्रयास किया था महर्षि कणाद, और पकुधा, कात्यायमा ने भारतीय दार्शनिक थे। इसी कारण हम सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों कि परमाणु शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, महर्षि कणाद ने ही सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग किया। और महर्षि कणाद ने कहा कि यदि हम किसी भी पदार्थ को विभाजित करते हैं तो उससे हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं और इन छोटे छोटे कणों को फिर पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। और यही छोटे छोटे जो कण होते हैं या सूक्ष्म कण होते हैं यह अविभाज्य होते हैं और इन्हीं अविभाज्य कणों को उन्होंने परमाणु कहा था। ठीक है, इसी के साथ साथ फिर कामात्यना ने यही जो हमारे कणाद जी के विचार थे इनको आगे बढ़ाया और इन्होंने भी यही कहा कि जब हम किसी पदार्थ को विभाजित करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं और ये कण क्या होते हैं, सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, संयुक्त रूप में पाए जाने के कारण इसके बाद में हम इन्हें विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसी यानी कि अविभाज्य हैं और इन्हीं को इन्होंने परमाणु कहा था। इसके बाद में दोस्तों दो ग्रीक दार्शनिक होते हैं हमारे, एक होते हैं डेमोक्रिटस जी और दूसरे होते हैं लियोसिपस जी। इन्होंने भी कहा था कि अगर हम पदार्थ को विभाजित करेंगे या द्रव्य को विभाजित करेंगे तो उससे हमें ऐसे कण प्राप्त होते हैं जिन्हें दोबारा से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी कि अभी तक जो थ्योरी चल रही थी दार्शनिकों के अनुसार, तो दार्शनिकों ने डायरेक्टली ये कहा कि परमाणु हमारा अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ रहता है।
इन्हीं दार्शनिकों के विचारों को आगे लेकर कुछ हमारे वैज्ञानिक आगे बढ़े, फिर उन्हें तत्वों और यौगिकों के भेद के बारे में बताया, उसके प्रकारों के बारे में बताया, और इसी में फिर हमारे आगे जाके शुरुआत होती है। दो हमारे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक होते हैं, एक होते हैं लेवोजियर जी और दूसरे होते हैं प्राउस्ट जी। इनके द्वारा दो महत्वपूर्ण नियम दिए जाते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। यही दो नियम आपके मुख्यतः आपको लेसन नंबर 3 में पढ़ने हैं और इसी से संबंधित क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं। ये आपका 9th और 10th के सिलेबस में है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि रासायनिक संयोजनों के नियम कौन कौन से हैं। तो रासायनिक संयोजनों के दो नियम हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि किसके द्वारा रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को प्रतिस्थापित किया गया, तो एंटोनी वॉन लेवोजियर के द्वारा इन्हें प्रतिपादित किया गया था। या फिर आपसे पूछा था कि रासायनिक संयोजन के कितने नियम है, तो दो नियम है, एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। अब यहाँ से दो प्रश्न आते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखना है दोस्तों आपको, एंटोनी वॉन लेवोजियर के द्वारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया था, मास कंजर्वेशन का लॉ। और इन्होंने कहा था कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जाता है। किसी भी रासायनिक विक्रिया में द्रव्यमान का न तो उत्पन्न होता है ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जिसे किसने दिया, इसे दिया था एंटोनी वॉन लेवोजियर ने। और इसमें आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमेशा याद रखना है कि अभिकारक का द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ी होगी H2 प्लस O2 2H2 ठीक है, 2H2 प्लस O2। अब ये क्या हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है। तो इन्होंने क्या कहा द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा वह उत्पाद के द्रव्यमान के समान होगा। यह डायरेक्टली सिंपल सा नियम है। और 1789 में फ्रांस के रहने वाले एंटोनी वॉन लेवोजियर के द्वारा यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया था। है किस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक विक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। तो यह है हमारा कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, लेवोजियर जी ने दिया था, मैंने आपको बता दिया था। अगला है हमारा, किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, यह कौन सा नियम है। तो यह दोस्तों हमारा क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है। जब मैंने आपको तत्व यौगिक बताया तो यौगिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से हमारे क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। तो जो हमारे जे जोसेफ प्राउस्ट जी थे, उन्होंने भी स्थिर अनुपात का नियम दिया और स्थिर अनुपात के नियम में उन्होंने यही कहा था कि यौगिक हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही उपस्थित होता है। जैसे हम कहते हैं कि जल बनता है तो हाइड्रोजन के दो परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिला के हमारा क्या बनता है, जल बनता है। यानी कि किसी भी यौगिक को बनाने का अनुपात हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। यही नियम था स्थिर अनुपात का नियम। यानी कि यौगिक की जो डेफिनेशन होती है कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से हमारा यौगिक बनता है। तो इसी यौगिक के निश्चित अनुपात के बारे में बताया था किसने, जे जोसेफ प्राउस्ट जी ने। तो इसी के कारण अगला हमारा पॉइंट है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, जे जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ये आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है। जैसे हम बात करें H2O में, तो H2O में यानी कि जल और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है, तो H2O में जल और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 1:8 में होता है। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 8 परमाणु क्रमांक होता है, 16 इसका द्रव्यमान होता है। तो हमेशा 2/16 आप करेंगे 1:8। तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, हमेशा 1:8 होगा, चाहे जल किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। ठीक है, अगर हम यहीं पर करें कि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो कितना ऑक्सीजन प्राप्त होगा, कितना हाइड्रोजन प्राप्त होगा। तो 9 ग्राम अगर हमारे पास में क्वांटिटी है तो 1 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा और 8 ग्राम यहाँ पे हमें हाइड्रोजन प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम कहें अमोनिया NH3, अगर हम बात करें NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना रहेगा। तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 से गुणा करेंगे तो जाएगा 3। हमेशा NH3 यानी कि अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 14:3 के अनुपात में रहेगा। तो यही कहा था हमारे प्राउस्ट साहब ने, किसी भी यौगिक को बनाने का अनुपात हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। जब आप हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 8 अणु मिलाएंगे तभी आपका क्या बनेगा, जल बनेगा। जब आप नाइट्रोजन के 14 हाइड्रोजन के 3 अणु बनाएंगे तभी आपका क्या बनेगा, अमोनियम बनेगा। यही नियम प्राउस्ट ने दिया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। और ये दोनों नियम हमारे रासायनिक संयोजन के नियम कहलाते हैं। और सबसे पहले परमाणु एवं अणु के इतिहास की शुरुआत की जाए तो इन्हीं दो नियमों से मानी जाती है, लेवोजियर साहब के नियम और जोसेफ प्राउस्ट साहब का नियम। इन्हीं दो नियमों को आधार बना के उसके बाद में हमारे डाल्टन साहब के द्वारा नए नियम दिए जाते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आगे बात करते हैं, पहले हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना रहता है, तो 14:3 रहता है। मैंने आपको बता दिया कैसे। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3
नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या होती है 14, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या होती है 1, तो 3 कितने मॉलिक्यूल है, तो 3 गुणा 1 हो जाएगा 3, ठीक है। तो 14:3 के अनुपात में ही रहता है। अगला क्वेश्चन है यौगिक जल यानी कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना रहता है, तो हमेशा 1:8 रहता है, मैं आपको समझा चुका हूँ। ऐसा ही कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना रहता है, यह सभी स्थिर अनुपात के नियम है। देखिए अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 12, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है दोस्तों 16, और 16 O2 है ना, 16 दूना 32 हो जाएगा, 12:32। तो आप इसे कट करेंगे तो 3 चक्को 12, 8 चक्को 32, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 के अनुपात में होता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया, जो कि द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ, तो 1808 में दोस्तों डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, और इसी कारण इसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या एटम्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे जो है डाल्टन थे, जॉन डाल्टन इनका नाम था, और इंग्लैंड से इनका मूलतः संबंध है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने 1808 में अपने द्रव्यों से संबंधित या द्रव्यों के अध्ययन से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, जिसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत के आधार पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन इनका एक पॉइंट वहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है। सबसे पहले डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार किया था, और विभाज्यता का विचार का जो कारण था वो दार्शनिकता को माना था। जैसे कि दार्शनिक मैंने आपको बताया था, महर्षि कणाद थे, कामात्याना जी थे, लुई पीसियस थे, डेमोक्रिटस थे। इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा परमाणु है वो क्या अविभाज्य है, अलग अलग कणों में विभाज्य नहीं होता है। तो उसी को आगे लेकर हमारा फिर डाल्टन साहब ने भी अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत मेनली दोस्तों रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। रासायनिक संयोजन के दो नियम थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। तो अगर आपसे प्रश्न बनता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस नियम पर आधारित था, तो रासायनिक संयोजनों के नियम पर यह आधारित था। और डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में कुछ चीजें कही थी, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था कि सभी द्रव्य, चाहे कोई भी तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, यह सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा कि जो हमारा पदार्थ है वो इंडिविजुअल एटम से मिलकर बना होता है, यानी कि अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। और सभी जो पदार्थ होते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, यानी कि इंडिविजुअल एटम्स होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होता है न ही जिसका विनाश होता है, ठीक है। यानी कि इन्होंने कहा जाता है कि परमाणु क्या अविभाज्य कण है, लेकिन वर्तमान समय पे दोस्तों क्या है, परमाणु विभाज्य कण है, क्योंकि हमने पढ़ा है परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। 1808 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज आगे जाकर हुई दोस्तों, इसके बाद में खोज हुई। इस कारण इनका जो ये तत्व, ये जो कथन था जिसके परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण इन्होंने कहा था, ये पॉइंट बाद में गलत हो गया था, क्योंकि परमाणु क्या है अविभाज्य कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। फिर उन्होंने अपने इसमें कहा था कि सभी तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, यानी कि एक तत्व के जो सभी परमाणु होंगे वह एक जैसे होंगे, और अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। यानी कि नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि सभी परमाणुओं का द्रव्यमान या किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि एक ही तत्व है तो उसका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होंगे, और भिन्न भिन्न तत्व है तो भिन्न भिन्न तत्वों के रासायनिक गुणधर्म और उनके द्रव्यमान क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा था कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है, निश्चित अनुपात का ही नियम, वही जो रासायनिक संयोजन का नियम है वही इन्होंने फॉलो किया यहाँ पर। और दूसरा इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं, और यही यौगिक फिर क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं। यानी कि नॉर्मली द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात के नियम को इन्होंने जोड़ा, और एक दो कॉन्सेप्ट और दे दिए कि एक ही तत्व के परमाणु एक जैसे होते हैं, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होता है, अलग अलग तत्वों को के परमाणु और वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा एटम को न तो उत्पन्न किया जाता है, नहीं नष्ट किया जाता है, यानी कि वही रासायनिक संयोजन के नियम को आधार बनाकर, दार्शनिकों के नियम को आधार बना के इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दे दिया 1808 में। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कि किसके अनुसार कि एक ही तत्व के परमाणु या रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के कैसे कैसे होते हैं, पदार्थ अविभाज्य कण है, किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था, ठीक है। वर्तमान में नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो और यहीं से आपको प्रश्न याद रखना है, सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग अगर किसने किया, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है वैज्ञानिकों में, ठीक है। सबसे पहले वैसे दोस्तों परमाणु शब्द का प्रयोग तो महर्षि कणाद ने किया था, जो कि दार्शनिक थे, लेकिन वैज्ञानिकों में परमाणु शब्द का प्रयोग अगर पूछा जाएगा तो आपको वहां पे डाल्टन ही सही करना पड़ेगा, ठीक है। और पदार्थ के अध्ययन से संबंधित इनका
ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। अब यहीं से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ने हैं। डाल्टन के अनुसार किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु है जो कि क्या होता है, अविभाज्य होता है। ये किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था, लेकिन अविभाज्य नहीं होता है, आपको ये याद रखना है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस नियम पर आधारित था, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। और रासायनिक संयोजन के कौन कौन से नियम थे, 2 नियम थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8, अब यहाँ पे 1:8 के अनुपात में सहयोग करके जल निर्मित करते हैं। ठीक है, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए कितनी ऑक्सीजन गैस द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। सरल क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका क्या बोला गया है कि जल में 1:8 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सहयोग करते हैं। अगर क्या हो, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस हो, अगर हाइड्रोजन क्या हो 3 ग्राम हो, तो ऑक्सीजन के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो देखिए, हाइड्रोजन का पहले आपको कितना दे रखा है, द्रव्यमान 1 दे रखा है, 3 की आवश्यकता है, तो 1 × 3 3 हो जाएगा। ऐसे 8 आपको ऑक्सीजन दे रखा है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोजन करने के लिए ऑक्सीजन के 24 ग्राम की आवश्यकता होगी। क्योंकि 8 है तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के संदर्भ में ही निकालेंगे, तो 3 × 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 24 ग्राम की आवश्यकता होगी। सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या को किसमें नापा जाता है, तो नैनोमीटर में दोस्तों परमाणु त्रिज्या को नापा जाता है। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, या फिर 1 मीटर होता है दोस्तों क्या, 10⁹ नैनोमीटर। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और अलग अलग परमाणु की आकार आपको याद रखने हैं दोस्तों। लगभग अगर हम एक हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। जल परमाणु, जल का आकार 10⁻⁹ होता है। अगर हम अपने हीमोग्लोबिन की बात करें 10⁻8 होता है। रेत कणों की बात करें 10⁻4 होता है आकार उनका। चींटी की बात करें 10⁻2 आकार होता है। तरबूज का 10⁻1 का आकार होता है। यानी कि परमाणु का आकार क्या होता है, सूक्ष्म कण होता है। हम इसे अपने नगण्य आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, ये परमाणु के बारे में कहा जाता है। ठीक है, इसी कारण इन्होंने कहा कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। ठीक है, याद रखना आपको ये। अगला पॉइंट है कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्वों के प्रतीकों को देने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया। तो बर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक देने के लिए सबसे पहले अक्षरों का प्रयोग किया था। तो बर्जीलियस ने क्या किया था, अक्षरों का प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया था, जैसे हाइड्रोजन के लिए उन्होंने ऐसे मतलब एच का प्रयोग किया था। और इससे पहले भी दोस्तों, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि तत्वों के प्रतीक को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया। तो प्रतीक को सबसे पहले दोस्तों डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने क्या कहा था, हाइड्रोजन ऐसा हो जाएगा, इन्होंने कहा था कार्बन ऐसा ऐसा हो जाएगा, प्रतीक के आधार पर दिया। तो तत्वों के प्रतीक को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था, डाल्टन ने दिया था, और प्रतीक चिन्हों के आधार पर दिया था। लेकिन उसके बाद में हमारे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक होते हैं, और बर्जीलियस ने क्या किया, तत्वों के प्रतीक देने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया। फिर उन्होंने हाइड्रोजन या उसके लैटिन शब्द के आधार पे उसका नामकरण करने की कोशिश की। लेकिन वर्तमान समय में जो तत्वों का नामकरण है किस आधार पे किया गया, IUPAC सिस्टम के अनुसार किया गया। किस सिस्टम के अनुसार किया गया दोस्तों, IUPAC सिस्टम के अनुसार किया गया है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अगर अक्षरों का प्रयोग की बात आएगी तो बर्जीलियस, और सबसे पहले किसने दिया था, तो डाल्टन ने दिए थे। ठीक है, ये एनसीईआरटी में आप लोगों ने सब पढ़ा होगा। IUPAC का पूर्ण रूप क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का पूरा नाम है। कैलियम किस तत्व का लैटिन नाम है, तो पोटेशियम का लैटिन नाम है दोस्तों क्या, हमारा कैलियम। ठीक है, आपको पता है अभी वर्तमान में जो तत्वों का नामकरण किया गया, बर्जीलियस ने किस आधार पर किया था, प्रतीक कुछ अक्षरों के आधार पर किया था। तो अक्षरों के आधार पर अभी भी दोस्तों हमारा अक्षरों के आधार पर ही क्या है, तत्वों का नामकरण किया गया है IUPAC सिस्टम में भी। ठीक है, अब अक्षर में कुछ तो इंग्लिश अक्षरों के अनुसार किया गया है, कुछ लैटिन अक्षरों के अनुसार किया गया है, कुछ आप कह सकते हैं अलग अलग प्रतीक चिन्हों के आधार पे, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसके आधार पे तत्वों का वर्गीकरण किया गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान में कुछ तत्वों के प्रतीक चिन्ह उनके अंग्रेजी नामों के अनुसार किए गए हैं। प्रथम अक्षर और बाद के अक्षर को संयुक्त करके कहीं पे बनाया गया है, कहीं पे लैटिन शब्दों का, कहीं पे जर्मन शब्दों का, कहीं पे ग्रीक शब्दों का प्रयोग करके आपके तत्वों के प्रतीक चिन्ह को निर्धारित किया गया है। जैसे बात करें कि कैलियम शब्द किस तत्व का लैटिन नाम है, तो पोटेशियम। तो पोटेशियम को आप पी नहीं लिखते हैं ना, पोटेशियम को आप क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। क्यों, क्योंकि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, कैलियम है। तो इसी कारण हम पोटेशियम को क्या लिखते हैं दोस्तों, के लिखते हैं। के पोटेशियम का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। पी किसका है, फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह है, तो ये फास्फोरस ही अंग्रेजी में दिया गया, तो इस हिसाब से नामकरण किया गया है। ऐसी बात करें आयरन, आयरन को ऐसे आयरन का प्रतीक चिन्ह आपने आई नहीं रखा, क्यों, क्योंकि आयरन का जो लैटिन नाम है वो क्या है, फेरम है। तो लैटिन के अक्षर अनुसार आयरन का प्रतीक चिन्ह हमारा क्या है, Fe होता है। ठीक है, ऐसे सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है हमारा, Na होता है। ठीक है,
पोटेशियम का प्रतिम चिन्ह क्या होता है के। अब सोडियम की जो उत्पत्ति होती है वो लैटिन शब्द नेट्रियम से हुई है, इसी कारण सोडियम को हम Na लिखते हैं, और पोटेशियम क्या किससे होती है, कैलियम से हुई है, इस कारण पोटेशियम को हम के लिखते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि आयरन का प्रतीक चिन्ह Fe है, उसका लैटिन नाम किससे उसकी उत्पत्ति हुई है, तो फेरम से हुई है। ऐसी पोटेशियम की किससे हुई है, कैलियम से हुई है। सोडियम की किससे हुई है, नेट्रियम से हुई है। तो इस प्रकार से तत्वों का नामकरण किया गया अंग्रेजी नामों के अनुसार, जर्मन नामों के अनुसार, लैटिन नामों के अनुसार। और तत्वों के प्रतीक दोस्तों आपको जरूर याद रखने हैं कि हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, H कहते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। तो ये 30 तक का जो चार्ट है ना, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। इनके प्रतीक चिन्ह भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि चांदी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, सिल्वर का, तो Ag क्या होता है, चांदी का प्रतीक चिन्ह होता है। सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na होता है, सल्फर का प्रतीक चिन्ह S होता है, यूरेनियम का प्रतीक चिन्ह U होता है, जिंक का प्रतीक चिन्ह Zn होता है। इनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये चार्ट आपको खुद से याद रखना है। एटलीस्ट जो स्टार्टिंग के 30 जो आपके तत्व दिए गए वो तो आप याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। कॉपर का परमाणु जो प्रतीक होता है Cu होता है, फ्लोरीन का F होता है, गोल्ड का Au होता है, ठीक है। गोल्ड और चांदी, सिल्वर और चांदी में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, सॉरी, सिल्वर और चांदी का Ag होता है, गोल्ड और सोने का Au होता है। तो Ag और Au में आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का H होता है, आयोडीन का I होता है, आयरन का Fe होता है, शीशे का लेड, लेड का क्या होता है, Pb होता है दोस्तों, याद रखना है। मैग्नीशियम का Mg होता है, नियोन का Ne होता है। आपको पूछेगा नियोन का क्या होता है, Ni होता है, Ne होता है, N होता है, इस प्रकार से। नियोन का क्या होता है, Ne होता है। कोबाल्ट का क्या होता है, Co होता है, छोटा O होता है। ऐसा नहीं कि C बड़ा O लगा देंगे तो ये कॉपर मोनोऑक्साइड हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, तो ये नहीं होता है, CO होता है। तो इस टाइप से इसका क्या करता है, प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया है, ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे ऐसे ही बेरिलियम और बोरॉन में भी कंफ्यूजन होता है। बोरॉन का B होता है, बेरिलियम का क्या होता है दोस्तों, Ba होता है, याद रखना है आपको। ब्रोमीन का क्या होता है, Br होता है। तो यहीं पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि 10 शिफ्टों में करीबन करीब पेपर होना है, उससे ज़्यादा शिफ्टों में पेपर होना है, तो निश्चित ही आपसे यहाँ से प्रश्न पूछने को मिल सकते हैं। सिलिकन का ऐसा ही होता है, और ऑक्सीजन का वो होता है, नॉर्मली तो आपको आते ही होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IUPAC आपको याद रखना है। IUPAC सिस्टम के अनुसार नामकरण किया गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। आगे बात करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। को कार्बन 12 को दोस्तों 1961 में परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित करने के लिए समस्थानिक के मानक संदर्भ के रूप में प्रयोग किया गया था। अब समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है वो हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। और जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान होता है या परमाणु भार समान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। इनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था, तो कार्बन 12 को स्वीकार किया गया था। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है हमारा दोस्तों, जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार। परमाणु भार भी हम इसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या एटॉमिक मास कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर कुछ नहीं होता है दोस्तों, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। अब आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का 6 गुना 12 होता है, तो लगभग लगभग दो गुने के आसपास में क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। ये चार्ट आपको पूरा उसका संबंध में याद होना चाहिए, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान धन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान दोस्तों क्या होता है, 4 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 7 होता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 9 होता है। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 11 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है। लगभग लगभग 2 गुना या 2 गुने से कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा हमारा द्रव्यमान संख्या होती है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पे डिपेंड करती है, ठीक है। बाकी प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, ये आपको एक्चुअलिटी में दोस्तों पता होगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक होता है। फिर द्रव्यमान संख्या कैसे निकलती है, द्रव्यमान संख्या निकलती है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। ये कॉन्सेप्ट हम आगे भी बात करेंगे। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यार, ये तो खाली मैं रिवीजन के फैक्ट में आपको करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो एक तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो याद रखना आपको कि सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। 1961 के अकॉर्डिंग जब कार्बन 12 को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए, तो ये किया जाता है उनके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक एमयू बराबर कितना होता है। तो एक एमयू बराबर होता है दोस्तों 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। याद रखना आपको, एक एमयू बराबर कितना होता है, 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक
परमाणु का द्रव्यमान। एक mu बराबर जो वैल्यू होती है वो कितने ग्राम होती है दोस्तों, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होती है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है तथा रासायनिक विक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है, तो यह परमाणु कहलाता है। अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के उस सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों क्या, हमारा अणु। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व अथवा यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, तो किसी भी तत्व के अथवा यौगिक के परमाणु में उपस्थित अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या हमारी क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। और परमाणुकता कैसे याद करते हैं, ऐसे आपने पढ़ा होगा, अणु हमेशा परमाणु से मिलकर बने होते हैं और किसी भी यौगिक के अणु में उपस्थित जो परमाणु की संख्या होती है उसे हम परमाणुकता कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा क्या है, एक परमाणु है। वहीं हम ऑक्सीजन O2 की बात करते हैं, ऑक्सीजन गैस के बारे में बात करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस क्या हमारी अणु है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन गैस O2 की परमाणुकता कितनी है, या इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, या परमाणुकता कितनी है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 परमाणुकता है इसमें, क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, अणु तो एक ही है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन परमाणुकता इसकी कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि ये क्या होता है, 2 परमाणु से मिलकर बना रहता है। इसी प्रकार से हम दोस्तों नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन गैस के लिए हम N2 का प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन की परमाणुकता कितनी होती है, 2 होती है। इसी प्रकार से हम दोस्तों ओजोन की बात करें, ओजोन के लिए हम O3 की बात करते हैं, O3 यानी कि ओजोन की परमाणुकता कितनी होती है, 3 होती है, याद रखना है आपको। ऐसे ही हम बात करें फास्फोरस की, अगर हम फास्फोरस की परमाणुकता की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, P4 के रूप में फास्फोरस को लिखते हैं। तो फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है, 4, यानी कि 4 परमाणु से मिलकर, फास्फोरस से 4 परमाणु से मिलकर क्या होता है, एक फास्फोरस का अणु बनता है, ये आपको याद रखना होता है। ऐसे सल्फर S8 बात करते हैं, सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है, 8 होती है, ये आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं, तो इन आवेशित कणों को दोस्तों क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। आयंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, धनायन और ऋणायंस के बारे में सब कुछ जो आगे आप बॉन्डिंग वगैरह वगैरह पढ़ते हैं वो आयंस के आधार पर ही होता है। तो धातु एवं धातु युक्त यौगिक जो कि आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, इन आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। और आयन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा क्या दोस्तों, धनायन, और दूसरा क्या होता है, ऋणायन। ठीक है, धनायन और ऋणायन। तो जो धनावेशित कण होते हैं वो हमारे धनायन कहलाते हैं, और जो ऋणावेशित कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऋणायन कहलाते हैं। नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा धनायन होगा, इसे हम दोस्तों कैटायन कहते हैं, इंग्लिश में धनायन को क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति क्या होती है, हमारी धनायन कहलाती है। ठीक है, और कोई तत्व अगर अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफर करता है तो वो धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, हमारी ऋणायन कहलाती है या एनायन कहलाती है। और दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों अपने अष्टकों को पूरा करने के लिए धनायन और ऋणायन के रूप में क्रिया करते हैं। जैसे हम NaCl की बात करें, Na+ और Cl-। ठीक है, ये क्या होता है, Na+ और Cl-। तो यहाँ पे Na+ क्या है, धनायन है, Cl- क्या है, हमारा ऋणायन है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा बंध बन रहा है, आयनिक बंध बन रहा है। क्यों, क्योंकि Na+ ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, Cl- ये भी एक इसको देता है, तो ये दोनों साझेदारी करके ये प्लस इसको देता है, तो ये निगेटिव वाला अपने 18 पूरे कर लेता है, और ये अपनी अंतिम कक्षा में क्या होता है, 2 और 8 पूरे कर लेता है, एक इसको देता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से धनायन क्या है, Na+ है, और ऋणायन क्या है, Cl- है। अगर दोस्तों डिटेल में पढ़ाया जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में धनायन और ऋणायन संगठन क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि सोडियम जो हमारा क्लोराइड है, यह कौन, आगे आप जाके जब आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध पढ़ेंगे तो इसमें कौन सा बंध होता है सोडियम क्लोराइड में, NaCl में। तो इसमें दोस्तों हमारा आयनिक बंध रहता है। ठीक है, आयनिक बंध, क्योंकि इसमें Na+ और Cl- होता है। मुख्यतः ये जो आयनिक बंध बनते हैं ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए बनते हैं। ठीक है, आयंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धातु एवं धातु युक्त यौगिक जो कि आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, और इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। तो ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से संयोग करते हैं। ठीक है, तो Na+, Na की देखिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 17 होता है। अब ये दोनों क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल कंडीशन में, यानी कि अपने अष्टक को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसका क्या है, 2 8 1, इसके पास में एक एक्स्ट्रा है, ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 8 बराबर रहना पड़ता है। ये 17 है, इसके पास में 2 8 7 है, इसको अपना 18 पूरा करने के लिए 1 चाहिए होता है। तो ये Na क्या होता है, एक इसको देता है, ये Cl एक इसको ले लेता है, यानी कि क्या होता है, एक दूसरे को आदान प्रदान के माध्यम से क्या करते हैं, अपना एक बॉन्ड बनाते हैं, इसके हम आयनिक बंध कहते हैं। तो यहाँ पे Na क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो Na+, ये हमारा धनावेश हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति, और इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति जो क्लोरीन ले रहा है, ये हमारा क्या हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है।
ये वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया कि सोडियम क्या है यहाँ पे धनायन है, कैटायन है, और क्लोराइड यहाँ पे क्या है दोस्तों, एनायन है। ठीक है, किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अगला प्रश्न है, सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है, 8 होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया सल्फर को एसएच के नाम से लिखते हैं। फास्फोरस के अणु में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, या फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है, P4 लिखते हैं तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हीलियम और आर्गन किस प्रकार के अणु होते हैं, ये दोस्तों एक प्रकार के एक परमाणु अणु होते हैं, और अणु हमेशा क्या होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ही आर्गन एक परमाणु होता है, हीलियम एक परमाणु होता है, ऑक्सीजन O2 लिखते हैं 2 परमाणु, हाइड्रोजन H2 लिखते हैं 2 परमाणु, नाइट्रोजन N2 लिखते हैं 2 परमाणु, क्लोरीन Cl2 लिखते हैं, ये क्लोरीन द्विपरमाणुक है, फास्फोरस P4 लिखते हैं चतुर्थ परमाणुक है, सल्फर S8 लिखते हैं, ये बहुपरमाणुक या 8 परमाणुकता इसकी होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें सोडियम की, आयरन की, एल्यूमिनियम की या कॉपर की, ये सभी क्या होते हैं, एक परमाणुक होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही करते हैं, आगे हम 32 से लेकर के आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती थी। तो परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, उनके तत्व के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, ये आपको आज की इस वीडियो में अच्छी तरीके से याद रखना है। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, अभिकारक और उत्पाद का सिद्धांत, निश्चित अनुपात का सिद्धांत, ये बेसिक सी चीजों के बारे में हमने आज बात करी थी। और दोस्तों परमाणु द्रव्यमान आप जरूर याद रख लीजिएगा। जैसे क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35.5 होता है, लगभग 2 गुने से ज्यादा। और परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु संख्या होती है 20, तो परमाणु द्रव्यमान कैल्शियम का हो जाता है कितना, 40। ठीक है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, सल्फर का हो जाता है 32, क्योंकि परमाणु संख्या कितनी होती है, 16 होती है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स आप आज वीडियो कवर अप कीजिएगा। बाकी कुछ टाइम बाद मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी दे दूंगा जिसमें हम इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।